तो देखो यार, ये बात तो हम सबको पता ही है कि हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 15 अगस्त 1947 को। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश के ऊपर एक दिक्कत मंडरा रही थी, और वो ये कि अब हमारे देश को चलाएगा कौन। या आई नो हमारे देश के पैर नहीं है चलाने से, आई मीन हु विल गवर्न द कंट्री। और फिर इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आए हमारे देश में आया एक मसीहा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये कैसे कैसे इमोजेस ऐड करता है यार, 50 रुपए कट करूंगी इसके। हाँ, तो फिर मैं नहीं आती कि हमारे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आए एक मसीहा, हमारे प्यारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विथ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टफुल बुक ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो चलो, प्रीव्यू तो बहुत बड़ा दे दिया, अब घुसते हैं चैप्टर की गहराइयों में। पर उससे पहले हेलो, कैसे हो भाई लोग? मैं तुम्हारी दोस्त और इस वीडियो की होस्ट कोशिश कर रही हूँ तुम्हारा ये चैप्टर कुछ इस तरह समझाने की कि ताकि ये तुम्हें मरते दम तक याद रहे। सो लेट्स बिगिन विथ योर CBSE क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, विद अ ब्लेंड ऑफ डेडिकेशन, ह्यूमर और थोड़ा सा फोकस भी लगा लेना यार। पहले बात करते हैं बेसिक्स की। ये बात तो तुम सब जानते ही हो कि 26 जनवरी 1949 में क्रिएट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि इसे बनाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की लोगों ने, क्या जरूरत थी? तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन होता है डेमोक्रेसी का हार्ट। जैसे तुम्हारा भी एक हार्ट है ना, हाँ पता है, तुम उसे तोड़वा के बैठे हुए, उसके टुकड़े टुकड़े करवा के बैठे हुए हो, पर तुम्हारे अंदर भी एक हार्ट है ना। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो होता है वन सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड रूल्स, जिनको किसी भी स्टेट को गवर्न करने के लिए बनाया जाता है। और इधर प्रिंसिपल वर्ड से तुम्हारे खड़ूस स्कूल प्रिंसिपल को सम्मानित नहीं किया जा रहा है। इधर प्रिंसिपल का मतलब है रूल्स एंड लॉस, एंड हियर स्टेट मींस कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी जो कि सोव रीजन और उसकी कोई एक टेरिटरी हो। अब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में काफी जाना है ना, अब इसके फंक्शंस के बारे में जानते हैं। अब इसका कोई तो काम होगा ना। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला फंक्शन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करता है किसी भी कंट्री में कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी ऐसी कंट्री में जिसमें डाइवर्सिटी हो डिफरेंट सेक्शंस के बीच, तो उस कंट्री के अंदर कुछ लॉस को सेट करेगा जो कि हर किसी को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम रईस हो तो खुद को तुरम खान समझोगे और नहीं मानोगे लॉस। और देखो, अब किसी पर भी तुम हुक्म चलाओगे तो वो तो उन्हें मानने से रहे, इसीलिए हमारे इन लॉस को बनाना पड़ता है लीगली इनफोर्सेबल। मतलब तुमने लॉ तोड़ा तो पुलिस वाले अंदर कर देंगे तुम्हें और तोड़ देंगे, सिंपल। सेकेंड फंक्शन स्टेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि कंट्री के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐरा गहरा नट्ठू गहरा आकर और लॉस बना देगा। वैसे अगर मुझ पे डिसीजन मेकिंग पावर होती ना भाई, मैं तो एजुकेशन सिस्टम से मैथ्स का नामो निशान हटा देती। इतना इरिटेटिंग लगता है ना, सीरियसली क्यों ही बनाया है मैथ्स को। और तुम भी कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर तुम्हारे पास डिसीजन मेकिंग पावर होती तो तुम क्या करते। कितना ऑफ टॉपिक जाएगा यार, क्या हूँ मैं। चलो बैक टू द टॉपिक। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिसीजन मेकिंग पावर दी गई है पार्लियामेंट को। तो चलो अब एक चीज इमेजिन करो कि तुम्हारी कंट्री की गवर्निंग पार्टी तुम्हें रिलीजन चेंज करने को मजबूर करे, कलर के बेसिस पर तुम्हें डिस्क्रिमिनेट करे, और जिसको देखकर उनकी सनके उसे जेल में ठोक दे। और अगर उनसे कोई सवाल करे तो वो बोले हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो जो होगा हमारे साथ वो तो काफी अनफेयर होगा ना। मेरे साथ अन्याय हुआ है। So here comes the third function of constitution, जो कि हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी पॉलिटिकल पर लगा रखी है लिमिटेशंस। और लिमिटेशंस कुछ इस तरह की कि सारे सिटीजन्स को दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, और अगर पॉलिटिकल पार्टी में राइट्स को मानने से मना कर दिया तो उन पॉलिटिकल लीडर्स को हम मानने से मना कर देंगे, हम उन्हें संस्था से ही बाहर फेंक देंगे, इन सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर्स को। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो देखो, अभी तक तो जो भी फंक्शंस थे वो थे सिर्फ राइट्स को लेकर, और सिर्फ उनसे तो बात नहीं बनेगी ना। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन देता है पॉलिटिकल पार्टीज को फ्रेमवर्क, जिसमें उन्हें करने होते हैं हमारी कंट्री के लिए अच्छे काम, जैसे डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना, इनइक्वालिटी खत्म करना, एक्सेट्रा। सो लास्ट फंक्शन ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सिटीजन को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी देता है। देखो, जैसे हमारे स्कूल्स में टॉपर्स और हेड बॉय वगैरह को दी जाती है ना छोमू वाली आइडेंटिटी,
उसी तरह से समझ लो, अगर तुम इंडिया में रहते हो तो तुम्हारी कलेक्टिव आइडेंटिटी हुई इंडियन। हाँ, तो अब जानते हैं कि हमें ये बात कैसे पता लगेगी कि हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इफेक्टिव है या नहीं। तो इसका फर्स्ट वे है मोड ऑफ प्रोम्यूलगेशन, मतलब कि जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया है उस पर कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले को कितनी रिस्पेक्ट और पॉपुलैरिटी है। तो चलो एक प्राउड चीज बताती हूँ तुम्हें इंडिया की, और वो ये है कि नेपाल और बाकी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन को मल्टीपल टाइम्स बदलना पड़ा, लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को एक भी बार बदलना नहीं पड़ा। तो मूविंग टुवर्ड्स सेकंड वे, जो कि है रीजंस टू गो अलोंग विद। इसका मतलब है कि हर सिटीजन के पास कोई रीजन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का। जैसे अगर किसी भी सेक्शन के साथ इनजस्टिस होगा तो उसके पास रीजन नहीं बचेगा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का। मेरे साथ अन्याय हुआ है। थर्ड वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज डिजाइन लाइक दिस कि किसी को भी बहुत ज्यादा पावर या कम पावर नहीं मिली है, सभी को इक्वल पावर मिली है। जैसे कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये सब चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं एक दूसरे के मूव्स पर। तो लास्ट वे हमारा ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ज्यादा फ्लेक्सिबल और ना ही ज्यादा रिजिड होना चाहिए। ओके, क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा? अरे कोई नहीं, मैं तुम्हारी बहन हूँ ना, मैं समझा दूंगी अच्छे से। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हो उसका ना ही इस तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए कि उसमें चेंजेस करना बहुत ज्यादा आसान हो, और ना ही इस तरीके से कि चेंजेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल। मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो अपने कोर को बचा सके और न्यू सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग खुद को चेंज भी कर सके। सो हियर कम्स अ क्वेश्चन कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू बनाया गया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू इलेक्ट किया गया था। सो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट टाइम्स इज इक्वल्स टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ आवर टाइम। सो उस टाइम जो सीट्स थी वो प्रोविंशियल एंड प्रिंसली स्टेट्स के बीच में डिवाइड किए गए थे, और जो डिवीजन का रेशियो था वो था 10:1। मतलब अगर किसी भी स्टेट में 10 लाख की पॉपुलेशन है तो एक मेंबर उस स्टेट से आ सकता है। एंड जो फाइनल रिजल्ट थे वो थे 292 प्रोविंशियल एंड 93 प्रिंसली स्टेट्स, और इन्हीं में मुस्लिम, सिख, जनरल और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बीच में भी सीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का ध्यान रखा गया था कि किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हाँ, कुछ लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइनिंग के टाइम पर रोक टोक की थी, बट कोशिश यही थी कि मेजॉरिटी लोगों की सहमति के साथ ही कोई भी लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाए। ओके, सो जब पार्टीशन प्लान साइन हुआ था तो मुस्लिम सीट्स को काटकर कुछ 299 मेंबर्स बचे थे, और इन मेंबर्स ने 2 साल 11 महीने की मेहनत के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया था। मतलब लिटरली ऑलमोस्ट 3 इयर्स। मैं तो 1 साल अपनी क्लास में रहकर उसी से बोर हो जाऊं। एनीवे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1949 में प्रिपेयर कर दिया गया था, और ये 26 जनवरी 1950 तक पूरी तरह से इंडिया में लागू हो गया था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत सारी सोसाइटी ने योगदान दिया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी डिमांड है कि कॉन्स्टिट्यूशन उन सभी सोसाइटी से पास्ट में किए गए प्रॉमिसेस को फुलफिल करे। Okay, so here comes the last topic of chapter, which is हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या अडॉप्ट किया था। तो इसे मैं डायरेक्ट पॉइंट से बताऊंगी। फर्स्ट थिंग वाज फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो हियर इज द एंड। होप करती हूँ तुम्हें चैप्टर समझ आ गया होगा, और अब चैप्टर खत्म होता है, भागो यहाँ से। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करना मत भूलना। बहुत मेहनत लगी थी यार इस वीडियो को बनाने में।